हेलो एवरीवन। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, भारत की जांच एजेंसियां। ये देखिए कुछ जांच एजेंसियों के आइकन हैं और ये हैं मिस्टर अजीत डोभाल, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो चलिए देखिए भारत की खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां। देखिए भारत में बहुत सारी खुफिया एजेंसियां हैं और जांच एजेंसियां भी हैं। सभी जितने विभाग होते हैं लगभग सभी के पास अपनी पर्सनल भी जांच एजेंसियां होती हैं, जैसे कि कोई पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स। तो इन सब के पास भी अपने अपने खुफिया संगठन होते हैं। यहाँ तक कि जो राज्य पुलिस होती है उसके पास भी अपना एक खुफिया विभाग होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ खुफिया एजेंसियों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये इंटरनल मैटर देखते हैं और संसदीय उपक्रमों की जांच करते हैं। और दूसरा है RNAW, रिसर्च एनालिसिस विंग, ये CIA के समान है, USA के, जो कि एक्सटर्नल मैटर को देखते हैं। तीसरा है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। चौथा है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। पांचवा है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जॉइंट सिफर ब्यूरो, संयुक्त सिफर ब्यूरो, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विस, अखिल भारतीय रेडियो निगरानी सेवा, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट, फिर एविएशन रिसर्च सेंटर, डायरेक्टोरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ नेवी इंटेलिजेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स, इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी टू कॉम्बैट टेररिज्म। और ये देखिए एक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, सिमिलर टू FBI लाइक US। तो चलिए कुछ अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, डायरेक्टोरेट इन्फोर्समेंट ED, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU। और भी एजेंसियां हैं लेकिन फिलहाल हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, तो जो SAT-IN है, यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर कार्य करती है। इसका जो प्रमुख कार्य हुआ है हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा को मजबूत करता है और किसी प्रकार के साइबर अटैकिंग जो प्रोग्राम चलाते हैं कोई राष्ट्र, तो उनके विरुद्ध ये हमें जानकारियाँ भी प्रदान करता है और गाइडेंस देता है उनसे निपटने के लिए। इसका उद्देश्य पूरे देश में कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं, कमजोरियों पर रिपोर्ट देना और प्रभावी IT सुरक्षा प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो दूसरा है NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, तो जो NTRO है ये प्रधानमंत्री कार्यालय में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मिस्टर अजीत डोभाल, उनके अधीन आता है। इसे 2004 में स्थापित किया गया था। देखिए ये जो तकनीकी एजेंसी है, इसे 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनाए जाने का निर्णय लिया गया था और ये एक प्रकार की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस मानी जाती है। ये RNAW के साथ मिलकर और अन्य जो IB हैं या फिर अन्य कुछ एजेंसी है उनके साथ अपने डेटा भी साझा करती है। तो जो और इसका जो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट है, जो नियम है, वो बिल्कुल रॉ एंड IB के समान है। तीसरा है नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, NCTC। देखिए ये इसका भी गठन नहीं हुआ है लेकिन इसका प्रस्ताव किया गया है। 2012 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी CCS ने नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी थी। यह USA में जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र है ना, मतलब एंटी टेररिज्म यूनिट US में, उसी की तर्ज पर इसे बनाए जाने का प्रावधान था। लेकिन जो भारत में मुख्यमंत्री हैं, कई मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में, वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे केंद्र राज्य संबंध जो है बिगड़ने लगेंगे। देखिए इसका नियम ये बनाए जाने का यह था कि यह वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करके राज्यों में छोटा कार्यालय स्थापित करेगा और यह किसी भी सुरक्षा एजेंसी और संगठन से उनके डेटा मांग सकता है। उनके जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन यहाँ क्या कार्य कर रहा है उन सभी पर भी ये
बिना किसी राज्य की अनुमति के छापेमारी कर सकता था और कोई भी ऑपरेशन चला सकता था, लेकिन ये अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। चलिए बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की। यह भारत की सबसे पुराना खुफिया संगठन है। देखिए ये जो है ना, ये जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो है या संयुक्त खुफिया समिति, उसका जो निर्देशक होता है वही इसका चीफ होता है, और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसे भी आपको पता होगा क्योंकि ये आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। यह शासन के सभी पहलुओं की निगरानी करता है, विशेष रूप से संसदीय उपक्रम जो होते हैं उनके घटनाक्रमों को बारीकी से निगरानी करता है और कैबिनेट सचिवालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये खुफिया ब्यूरो जो है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी एक स्पेशल यूनिट है जिसका नाम है स्पेशल इंक्वायरी एंड सर्वेलांस यूनिट, SES। यही इसका अधिकांश कार्य संभालती है। इसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का भी जिम्मा दिया जाता है। चौथा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ, अनुसंधान और विश्लेषण शाखा। तो जो रॉ है ना, ये रॉ से पहले सारा काम इंटेलिजेंस ब्यूरो ही संभालती थी। 1968 से पहले वह भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों को देखती थी, लेकिन इसके बाद भारत ने काफ़ी ज़्यादा, मतलब जब चीन ने भारत पर अटैक कर दिया तो उसके बाद एक अन्य एजेंसी की बात आवश्यकता महसूस हुई कि पाकिस्तान और चीन पर स्पेशल गतिविधियाँ देखने के लिए, तो उसके लिए RNAW का जो है गठन किया गया। लेकिन जो रॉ के जो चीफ होते हैं ना, वो कैबिनेट सेक्रेटरीट में एक सचिव के बराबर लगभग होते हैं। ये प्रधानमंत्री और जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है ना, उसके प्रति ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त यह भारत की यह RTI से बाहर है और किसी भी जो है मुद्दे पर संसद की किसी भी कार्रवाई की, मतलब कोई भी कार्रवाई संसद की इस पर नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ना, वो RTI से बाहर हैं। लगभग अधिकांश जो हैं वो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, से बाहर हैं। तो यह पड़ोसी देशों में राजनीतिक और सैन्य विकास की निगरानी करता है, और साथ में यह ब्राइबरी, छल कपट जो भी होता है उन सभी नीतियों का पालन करके किसी प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा से प्राथमिकता को बढ़ावा देता है। इसकी प्रियॉरिटी है राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे जैसे हो, वो दूसरे देशों में चाहे जिस प्रकार से कार्य करे। तो राष्ट्र प्रमुख को कैबिनेट सचिवालय में सचिव नामित किया गया है और यह प्रधानमंत्री की सीधे रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। चलिए पाँचवा देखते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI। US के FBI के समान है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यह भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी, जिसका कार्य था घरेलू सुरक्षा। यह एक विशेष शक्ति है जो सार्वजनिक जीवन में एक अनिवार्य भूमिका निभाती है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की गारंटी देता है। यह प्रधानमंत्री के अधीन आता है, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में नोडल पुलिस एजेंसी भी है और इंटरपोल वाले सदस्य जो देश हैं उनके साथ ही कोऑपरेट भी कर सकती है। इसका संचालन 3 मुख्य क्षेत्रों, पहला भ्रष्टाचार विरोधी, दूसरा आर्थिक अपराध और तीसरा विशेष अपराध से संबंधित आपराधिक खुफिया जानकारी के संकलन में भी कार्य करती है। यह अन्य कार्य भी निरीक्षण करती है, जैसे मूल रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ या केंद्र सरकार के उपक्रमों से संबंधित मामले देखती है। वे मामले जिनमें केंद्र सरकार के मौद्रिक हित शामिल हैं, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी वाली कंपनियां या कोई व्यक्ति से संबंधित जो निर्वियोग हैं, जिनमें भारी धनराशि शामिल होती है, उनकी भी जांच ये करती है। इसके अतिरिक्त यह यदि कोई संगठन या व्यक्ति जो है कोई विशेष कानून तोड़ता है तो उसका भी जो है जांच किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिणाम वाले कुछ और मामले और विभिन्न बाहरी एजेंसियों के साथ भी ये कोऑपरेट करती है। देखिए छठवां है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, NAT। आप सोचिए ये ग्रिड लगा हुआ है। देखिए ये सभी जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, सबको एक स्थान पर ही सेंट्रलाइज्ड करती है। ये 2008 में मुंबई हमले के बाद इसे प्रस्तावित किया गया था, और ये भारत सरकार की जितनी सुरक्षा एजेंसियां उनके डेटाबेस को जोड़कर एक इंटीग्रेटेड जो है फ्रेमवर्क का निर्माण करता है, इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का निर्माण करता है, जो किसी भी खुफिया एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इन डेटा को RNAW, IB, CBI आदि कोई भी सेंट्रल एजेंसी द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। नेट ग्रिड का कार्यालय गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसे गोपनीयता के संभावित उल्लंघन और गोपनीय व्यक्ति की डेटा का जो चोरी होती है उसका भी आरोप कई बार सहना पड़ा है। 2019 तक जो नेटग्रिड का नेतृत्व अभी भी एक
जो है आईपीएस ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेटग्रिड का जो डेटा रिकवरी सेंटर है वो बेंगलोर में है और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। चलिए, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो जब मुंबई हमला हुआ था तो उसके बाद इसके गठन का निर्णय लिया गया था। यह आतंकवाद विरुद्ध आतंकवादी से जुड़े हुए जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को देखता है। यह एजेंसी केवल 8 कानूनों से संबंधित है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, अपहरण विरोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम, सार्क कन्वेंशन, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एक्ट जिसमें समुद्री नेविगेशन और फिक्स प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के खिलाफ गैर कानूनी कृत्यों का दमन, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली की जो रोकथाम है उसके लिए भी कार्य करता है। देखिए, झारखंड में एनआईए की एक नई शाखा का उद्घाटन किया गया है जो रांची का अधिकार क्षेत्र, जो रांची शाखा है उसका अधिकार क्षेत्र बिहार और झारखंड के राज्यों में फैला हुआ है। इसे विशेष रूप से जो है बनाया गया अभी हाल ही में। ये आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए कार्य करता है, जिससे आतंकवाद वाली गतिविधियों पर जो है नियंत्रण पाया जाए। इसके अतिरिक्त है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, ये भारतीय पुलिस को आईटी में सशक्त बनाती है। नई नई टेक्नोलॉजी जो है, कौन से साइबर सिस्टम नए आए हुए हैं, कौन सी नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उन सभी का जो उपयोग करना इसलिए प्रशिक्षण देती है और पुलिस को आधुनिक साइबर सिक्योरिटी में उत्साहित करती है। यह आईपीसी द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विच्छेदन करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ ये सभी जो डेटा हैं उनको एकत्रित करती है इंडियन पीनल कोड के अधीन, ध्यान रहे। और है अब एनसीबी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यह भारत की सर्वोच्च कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, जो मतलब ड्रग्स की, जो नशीली दवाएं होती हैं मादक पदार्थों की, उनकी। और यह कानून प्रवर्तन और देखिए लिखा हुआ है, कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है जो मादक पदार्थों की तस्करी और गैर कानूनी और अवैध पदार्थों के गलत संचालन से जूझती है। देखिए, जो भारत का संविधान है, अनुच्छेद 47 या 36 से 51 जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसमें अनुच्छेद 47 में यह इंगित किया गया है कि राज्य को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों के औषधीय प्रयोजन को छोड़कर खपत के बहिष्कार के बारे में प्रयास करने के लिए मार्गदर्शन करता है। एनसीबी का महानिदेशक या तो आईपीएस होगा या आईआरएस का एक अधिकारी होगा। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अभी हाल ही में एनसीबी का मामला आप लोग जानते होंगे कि शाहरुख खान के जो लड़के हैं उसके ऊपर जो हुआ था, कई लोग इसमें पकड़े भी गए थे। सुशांत सिंह मर्डर केस से जुड़ा हुआ था। अब देखिए, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डीआरआई, तो यह वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड से जुड़ा हुआ है। यह भी एक खुफिया एजेंसी है। यह ड्रग्स, सोना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विदेशी मुद्रा, नकली मुद्रा जिन पर प्रतिबंध लगा हुआ है उन सभी तस्करी को रोक लगाता है और जांच भी करता है। ठीक है, फिर है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, बीपीआरएनडी। आप लोग सोचेंगे ये कौन कौन से हैं, तो देखिए सभी बने हुए हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1970 में राष्ट्र में पुलिस की आवश्यकताओं और मुद्दों की पहचान करने, उचित अनुसंधान गतिविधियों और चिंतन को अपनाने, साथ ही बढ़ती चुनौतियों के लिए रणनीतिक विकल्पों का प्रस्ताव करने के लिए की गई थी। यह आईटी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में सूचित रहने का आदेश भी देती है कि जितने भी पुलिस अनुसंधान है या पुलिस स्टेशन, उन सभी को कहती है कि आप लोग नई नई जो है टेक्नोलॉजी को सीखिए और विज्ञान और साइंस से जुड़े रहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी से, जिससे जो भी अपराध हो उस पर आप तुरंत उसकी जानकारी समझ सकें कि क्या अपराध हुआ, कैसे हुआ है, कि किसी प्रकार की कोई भी अपराध होता है। या जेल अधिकारियों के लिए जेल प्रबंधन में मानवाधिकार, व्यक्तित्व विकास इत्यादि जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करता है। फाइनली है प्रवर्तन निदेशालय। आजकल इसके बहुत चर्चे हैं, जो है अर्पिता मुखर्जी, संजय राउत, सभी लोग जो है ईडी के प्रकोप से झेल रहे हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन भारत सरकार का एक हिस्सा है। यह संगठन 2 विशेष वित्तीय कानूनों, जो फीमा है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट
जो 1999 है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 PMLA, तो उनके जो प्रावधानों को लागू करने के लिए इसका कार्य सौंपा गया है, इसको मतलब कार्य सौंपा गया है थीमा और PMLA के प्रावधानों को लागू करने के लिए। और इसकी अध्यक्षता प्रवर्तन निदेशक करते हैं, जो एक IRS अधिकारी होते हैं। ध्यान रहे, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी होते हैं। देखिए आजकल एक मुद्दा ये भी चल रहा है कि जो प्रवर्तन निदेशालय है, क्या वो CBI से ज़्यादा शक्तिशाली है? तो नहीं। जो CBI है ना, वो प्रधानमंत्री के अधीन आता है, और कई बार हम CBI का उपयोग यदि करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि प्रधानमंत्री जो है अपनी मनमानी कर रहा है। इसलिए आजकल जो है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन निदेशालय का ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का हिस्सा है। तो दोनों अपनी जगह पे हैं, CBI अपनी जगह पे है और ED अपनी जगह पे है। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।